कर दो। ठीक है, चलिए भाई सभी लोग हम लोग अपनी हिंदी की कक्षा में उपस्थित होते हैं और आज हम लोग शुरू करेंगे शब्द भंडार के अंतर्गत तत्सम तद्भव देशज विदेशज, यानी कि हम शब्द परिचय के अंतर्गत पढ़ाई कर रहे थे जिसका हमको आज अवलोकन करना है। पिछली कक्षाओं में जो आपको दिक्कत हो वो जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इसमें अभी आपको सार्थक निरर्थक समझ में आया सबको? कल क्या समझ में आया? सार्थक किसको कहते हैं, निरर्थक किसको कहते हैं? यहाँ रह के जो पढ़ा वो बताइए पहले। सार्थक का मतलब क्या होता है? हाँ, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव। अगर वर्ण समूह इनमें से किसी एक के नाम का बोध कराता है तो समझ जाइए कि वो सार्थक है, अन्यथा वो सार्थक नहीं है। हिंदी में कितने तरह के सार्थक होते हैं? हमने पूछा था सार्थक कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग। 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से? एक तो व्याकरण द्वारा मान्य होते हैं, प्रयोग भी होते हैं। दूसरे वो होते हैं जो बोली में हम लोग के प्रयोग तो होते हैं लेकिन व्याकरण द्वारा हमारा मान्य नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये लिखा है ना, व्याकरण द्वारा मान्य भी होगा और व्यवहार में प्रयोग भी होने वाला, जैसे अंगोछा, ये आप हर जगह मिलेगा, लेकिन व्यवहार में प्रयुक्त लेकिन व्याकरण द्वारा मान्य नहीं है। अब निरर्थक की बात बताई थी, दुनिया में कोई शब्द और ध्वनि निरर्थक है? नहीं। फिर निरर्थक किसको कहते हैं? जो हिंदी व्याकरण के अनुसार अर्थ ना दे लेकिन कहीं ना कहीं उसका अर्थ है, बस हिंदी के अनुसार ना दे। एग्जाम्पल भी आपको सिखाया था, बताया था। तो अब तत्सम की बारी। तत्सम की परिभाषा आप जब लिखेंगे तो बस एक शॉर्ट सी लाइन लिखेंगे जिसमें पूरा संक्षेप में आप बात करेंगे। जो संस्कृत के शब्द अपने मूल रूप में बिना परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ये परिभाषा है, क्योंकि यहां देखिए आपने क्या लिखा है, यहां आपने लिखा है ये लिखा है ना तत्सम, उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। मतलब एज इट इज, जैसा है वैसा ही हमको उसको हिंदी में प्रयोग करना है, 1% भी उसमें बदलाव नहीं करना है। जैसे कई लोग कहते हैं ना, हम तो तुमसे दोस्ती करेंगे लेकिन हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम तुम्हारी वजह से क्यों बदले? तो तत्सम कभी बदलते नहीं है, जैसे वो संस्कृत में रहे होंगे वैसे ही वो हिंदी में उठ के चले आए हैं। अब एक और चीज इसमें आती है कि तत्सम शब्दों का आम बोलचाल में, इस लाइन को सब लोग याद रखिएगा, ये आगे आपकी मदद करेगा। तत्सम शब्दों का प्रयोग आम बोलचाल की भाषा में नहीं होता, आम बोलचाल की भाषा में बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। बेटा उनसे कहो, मैडम क्लास में अभी बात करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। आम, कोई ये कहता है हम दूध का पैकेट लेने जा रहे हैं, कोई कहता है जल आया है भर लो, कोई कहता है मेरे शिक में पीड़ा है, कोई कहता है मुझे बुभुक्षा लगी है। नहीं बोलते ना? क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि ये प्रयोग हमारे आम बोलचाल व्यवहार में
नहीं है। अगर आप सभी रोज कहा जाए कि आप पैंट शर्ट पहन के मत आइए, धोती आइए पहन के, आप प्रयोग करेंगे? नहीं करेंगे। 10 घंटे तो पहले उसकी प्लेटें ही नहीं बनेंगी, फिर वो कहाँ से बंधेगा, वो भी आफत है। तो आम बोलचाल में इनका प्रयोग बहुत ही कम होता है, रेयर। लेकिन अगर कहीं पूजा हो, कहीं बढ़िया वैरी कहीं कार्यक्रम हो, तो वहां ये पहन के आप जाएंगे और लगेंगे भी अच्छे। तो कुल मिला के ये बता रहे कि तत्सम शब्दों का प्रयोग जो है वो आम बोलचाल की भाषा में बहुत ही कम होता है। अब पहचान लिखनी है हमको, हमें क्या लिखनी है? तत्सम शब्दों की पहचान क्या क्या है, मालूम है किसी को? है आधा शब्द, मतलब जहां आधा शब्द आएगा वो तत्सम है ना। अच्छा, तो ये लिखा है गड्ढा, है कुछ शब्द ठीक। चलो भाई देखते हैं। तत्सम शब्दों की पहचान, ये याद रखिएगा। एक, शब्द के अंत में विसर्ग, ठीक है। अब ये अगर हम खाली बोल देंगे तो आप लोगों को नहीं आएगा समझ में, विसर्ग, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं अतः, प्रातः लिखते हैं, तो अगर शब्द के अंत में विसर्ग आता है तो तत्सम। दूसरा, शब्द में वर्णमाला आपने पढ़ी होगी, तो रेफ के तीनों रूपों का प्रयोग, तीनों रूपों का प्रयोग। कौन से तीन रूप होते हैं? आपने ये पढ़ा होगा, एक हमारा ये होता है, एक हमारा ये होता है, एक हमारा ये होता है, इनका प्रयोग होगा। जैसे पर्व, जैसे प्रभु, जैसे राष्ट्र, ठीक। उसके बाद तीसरा नियम, री या री की मात्रा का प्रयोग, मात्रा का प्रयोग। तो जैसे हमने बोला ऋण या मातृ, कोई भी री की मात्रा है, ये र नहीं है, ये याद रखिएगा। नीचे जो लगती है वो री की मात्रा है, ये बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिएगा। कोई भी इसको इसको र बोलना, लेकिन अगर ये ऐसे बना है तो ये री है। आज ही याद हो जाना चाहिए, ऐसे याद रखना। अगर सी ऊपर है तो ये आधा र है, और सी नीचे है तो ये री है। याद रहेगा, ये याद रखिएगा। अब आते हैं चौथा नियम। चौथा नियम कहता है कि शब्दों के आरंभ में या बीच में कोई अक्षर आधा हो, ये इसका बहुत ज्यादा चर्चित रूल है, जो आप सब मुझे बताते हैं। कोई भी, जैसे न्याय, श्वास, ठीक, अव्यय, गंगा, ठीक है। कोई भी अगर आधा होगा तो याद रखिएगा ये आपका चंचल, ये सारे हमारे जो हैं आधे अक्षर, या तो आगे होगा और नहीं तो बीच में होगा। पांचवा रूल है शब्द के, हाँ नहीं, गलत है, चंद्रबिंदी नहीं लगती। शब्द के बीच में या अंत में
अंत में हलंत वाले वर्ड यानी कि अक्षर, तो जैसे श्रीमान, पश्चात, जैसे गंगा, उद्भव, ये याद रखिएगा। या तो हलंत वाले बीच में होंगे, नहीं तो लास्ट में होंगे। छठा रूल कहता है कि जो तीनों स होते हैं वो अधिक दिखाई देते हैं लेकिन आधे दिखाई देते हैं। तीनों स कौन से? श, श और श। ये शब्दों में अधिकतर आधे हो तो समझ जाना कि तत्सम है। जैसे स्पर्श, श्वास, ठीक, षष्ठ, ये याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद जैसे अगर बोला जाए निश्चल, निष्ठुर, ठीक है, निस्तेज, ये। और बात करिए तो एक और रूल, अगर याद रखिएगा अनुस्वार के बाद य र ल व श आता है तो भी वो तत्सम ही होगा। अनुस्वार के बाद य र ल व श स ह हो तो शब्द तत्सम। बहुत शॉर्ट में इसलिए बता दिया है कि सब आपके बुकलेट में लिखा हुआ है, जहां ना लिखा हो लिख लीजिएगा। जैसे संयोग अनुस्वार के बाद, संरक्षक अनुस्वार के बाद, संलाप, संवाद, याद कीजिए वर्णमाला में ये आप पढ़ चुके हैं। संसार, संघार, संशय, ये आपका सारा जो है अनुस्वार के बाद कितने अक्षर होंगे तो वो तत्सम होंगे। इनको छोड़ के अगर कोई हुआ तो तद्भव होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला 8 नंबर हमारा छ, त्र, य, श्र, व का अधिक प्रयोग, यानी इन अक्षरों का प्रयोग करने से शब्द हमारा तत्सम हो जाता है। जैसे वरण, वधु, क्षय, क्षेत्र, त्रय, प्राण, इसका मतलब होता है रक्षा, श्रम, श्री, ज्ञान, गेय आदि, इनमें से कोई भी हो, XYZ। ठीक है, उसके बाद 9वां नंबर, ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। ये आपका विसर्ग प्रयोग होगा, रेफ प्रयोग होगा, री या री की मात्रा होगी, बीच में या अंत में आगे या बीच में आधे अक्षर आएंगे, कोई भी, एनीबॉडी, नासिक के हो चाहे कोई भी। ठीक है, ये सब अधिकतर आधे होंगे तब भी हमारा तत्सम होगा। अनुस्वार के बाद अगर ये होंगे तो भी हमारा यही होगा।
और अगला जो आपको बताया इनका अधिक प्रयोग होगा। इसके अलावा आपने कोई नियम पढ़े हैं तत्सम में? इसके अलावा पढ़े हैं? नहीं पढ़े। हाँ, संधि वाले की कोई पहचान नहीं है, ठीक है, वो सब संधि वाले इसमें आते हैं। पहचान सीखिए, पहचान। हर घर की चीज एक साथ नहीं पढ़ी जा सकती। खाना खाने के बाद तुरंत चाय नहीं पिया जाता है, एक क्रम होता है, 10-15 मिनट ब्रेक दो उसके बाद, है ना। तो संधि वाले तो है ही है तत्सम, ये किसने कहा कि नहीं है। लेकिन तत्सम एक बार में बच्चे को कैसे बताएंगे आप? इन लक्षणों से बताएंगे, ठीक। तो वो रूल याद रखिए। लेकिन जो नवा रूल है वो अपने प्रैक्टिकल पे होगा। अपना प्रैक्टिकल कैसा? तत्सम शब्दों को लिखने में और बोलने में असहजता होती है, यानी उसका प्रयोग हम ज्यादातर ना कर पाते हैं और उसे करने में दिक्कत होती है, ठीक। तो ये याद रखें। नवा नंबर आपका यूं समझ लीजिए तद्भव का भी है, ठीक है। तो इसको सीख लीजिए और उसके बाद तद्भव चलते हैं। नवा नंबर का मतलब तत्सम शब्दों के लेखन और प्रयोग में कठिनाई का आभास होता है। आभास होता है। अब मान लो किसी ने कह दिया कि वत्सरेय लिखिए, ठीक है। वत्सरेय आप कई बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं। वत्सरेय अब इधर उधर देखते हैं, ठीक है। जैसे वत्सरेय जब लिखा तो आएगा समझ में, तो वत्सरेय हुआ। जैसे मान लीजिए कई लोग पराकाष्ठा नहीं लिख पाते हैं, प्रकाष्ठ लिख देते हैं, तो इनको लिखने में हमको क्या होती है? दिक्कत होती है। ये हमारा अपना प्रैक्टिकल अपने ऊपर है, ये इसका कोई लक्षण नहीं है। जितना अभ्यास करेंगे उतना आएगा। 8 बिल्कुल फिक्स नियम है, 8 को आपको बदलने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आ गई होगी। बुकलेट आ गई है, आप लोग बुकलेट जिसको ना मिली हो ले लीजिएगा। बुकलेट में लिखा हुआ है सारा। यहाँ लिखना इसलिए जरूरी है कि आप सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे। अब आ जाइए तद्भव किसे कहते हैं। हाँ, नहीं होता, नहीं होता, ये वाला रूल है। ठीक है, ये अगर आपका ये गंगा लिखा है और ये संयम लिखा है तो ये तद्भव है और ये तत्सम है। क्यों है? क्यों है बताइए? हैं? मैंने अभी क्या बोला कि ये जो होते हैं ये आ गए अनुस्वार के बाद, तब तो तत्सम कहना। इनको छोड़ के अगर कोई दूसरा आया वो तद्भव है, तत्सम नहीं है। जी हाँ, ठीक है। इसीलिए आपको बताया मैंने कि इसको देख लीजिए अच्छे से। अब आप ये पढ़ते रहिए, बिंदी लगती है तो तद्भव भी है, तत्सम है, पढ़ते रहिए। बेसिक नॉलेज नहीं है, इतने दिन आप लोग को पढ़ते हो गया, कभी आपने देखा या रात भर हम पढ़कर आते हो या पढ़ाते हो? ऐसा नहीं है ना, ये मेरा अपना अनुभव बोल रहा है। जितनी चीजें पढ़ाई वो सब किसी किताब में नहीं है, मेरे अपना अनुभव है, अपना प्रैक्टिकल है, ठीक। जैसे एक बच्चे का जन्म अपनी माँ के द्वारा ही होता है, उसके सारे गुण 90% गुण उसकी माँ डेवलप कर चुकी होती है गर्भ में। उसी तरह जो ये उम्र की इतनी पराकाष्ठा है वो हम व्याकरण में समर्पित कर चुके हैं, और अब हमें पता है कौन सी चीज कहाँ है और कहाँ नहीं है। अध कचरा ज्ञान कभी कहीं काम नहीं आता, ये मुझे पता है। वो किसी पार्ट में काम आ जाएगा लेकिन काम नहीं आएगा। बेसिक नॉलेज नहीं पता है, आप कभी भी पढ़ेंगे तो अगर यहाँ पे अनुस्वार के बाद ये आएगा तो याद रखना य र ल व श श, वो तत्सम ही गिना जाएगा। आपने ऐसे लिख दिया शंकर, आप कह रहे हमने पढ़ा है नियम अनुस्वार वाला तत्सम होता है, आपको दिखाई नहीं दे रहा यहाँ क है। अब इसका तत्सम बनाना है, ये लिखो। अब इसे पढ़ेंगे सड़कर, शंकर नहीं पढ़ेंगे बच्चे। देखो क्या पढ़ते हैं, शड़कर। ये शड़कर नहीं है, शंकर है, शंकर।
ठीक है, चलो एक प्रैक्टिकल बताते हैं। सामूहिक विवाह देखा है अपने गांव में, घरों के आसपास है? ठीक है, जहां सामूहिक विवाह होता है तो सामूहिक विवाह में संस्था की तरफ से सब दूल्हों और दुल्हन को कपड़े मिलते हैं, पक्का मालूम है ना? ठीक, ताकि वो संस्था का काम है तो सबको बराबर ही मिलते हैं। तो जब बराबर मिलते हैं, लेकिन जब जयमाल और फेरे के वक्त कपड़े सबके एक जैसे, सब सहरा और घूंघट में होते हैं, तो संस्था के लोग कहते हैं वेदी के पास जब जमाल होना होता है, फिर भैया अपना अपना घूंघट और सहरा उठा लो। क्यों? कपड़े तो सबके एक जैसे होते हैं। कंफ्यूजन क्या होगा? हाँ, हमको सुनना है, कंफ्यूजन क्या होगा? इसकी उसकी नहीं, उसका उसका नहीं, इसका। अगर ऐसा हुआ तो घूंघट और सहरे में, क्योंकि कपड़े तो सबके एक जैसे। अब ये उसका ना हो जाए, उसका वो ना हो जाए, इसके लिए कहा जाता है भैया अपना अपना सहरा और घूंघट जो जिसका है वही बने रहा। इसका रीजन यहां आता है। इस बिंदी में 5 हैं अक्षर, यंगा, इया, अड़ा, ना और म। ठीक, ये रूल मैं लिखा चुकी हूं कि वर्णमाला में बिंदी में ये तभी बदलेंगे जब शब्द में ये आधे होंगे। पूरे होंगे तो इन्हें बदलने का अधिकार नहीं है। जो बच्चे वर्णमाला पढ़ चुके हैं उन्हें पता है ये बात। ठीक, तो अब मान लो कि कोई बच्चा जैसे कहता है, कई लोग कहते हैं मंजन पढ़ते हैं, जानते हो क्या करता है? ऐसे लिखता है मंजन। ये सही है? नहीं, तुमने इसका इसको दे दिया, जबकि इसका ये है। इसीलिए यार अलावल में तो फिक्स है कि बिंदी वाले तत्सम, इसमें जब तक मूल शब्द नहीं लिखोगे तब तक फिक्स। ये गड़बड़ी है। आई बात को समझ में? तो जब भी इनको लिखना हो तत्सम में तो ऐसे लिखना। बिंदी वाला अगर आपने ऐसे लिखा तो ये तो हमारे डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी दे के चले गए ताकि हमारे बच्चों को तकलीफ ना हो। आधे अक्षर नहीं लिख पाते हैं बेचारे, ट्रिकी ढूंढते हैं ना, शॉर्ट ट्रिक, हर चीज की ट्रिक ढूंढते हैं, लेकिन भूल गए कि धरती पे आने का शॉर्ट ट्रिक नहीं है, जीवन जीने का शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ज्ञान का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ये याद रखिएगा, जब तक बेस नहीं पड़ा तब तक कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करती। ठीक है, युद्ध में लड़ने जाया जाता है तो कोई शॉर्ट ट्रिक काम करती है? पूरी तैनाती पूरे फोर्स के साथ काम करते हैं। तो इसीलिए जब भी किसी परीक्षा के लिए तैयारी कीजिए तो पूरी की पूरी व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। नहीं यार गोली नहीं है तो चलो नमक ही छिड़क लेंगे, नहीं चलेगा काम ना, तो समझा करो चीजें चलती हैं। खैर, तो बातें समझ में आ गई होंगी। तो तद्भव पे चलो भाई, अब तद्भव की बारी। कलर बदल दे इसका, तुम लोग बहुत कलरफुल व्यक्ति हो पता है। तद्भव, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक, तद्भव को टुकड़े कीजिए 2, तद प्लस भव। तद का मतलब होता है उससे और भव का मतलब होता है उत्पन्न। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या होती है? संस्कृत से जो उत्पन्न हुए हो, है ना, यही लिख देते हैं, यही चलेगा काम, यही लिख देते हैं संस्कृत से उत्पन्न। हे भगवान, हर चीज शॉर्ट में याद है। क्या है यार, दाल चावल ना खाना हो तो एक कैप्सूल खा लिया करो जो ये अंतरिक्ष में लोग खाते हैं। क्या जरूरत है हाथ को गीला करने की, सीधे एक कैप्सूल खाओ दिन भर टनाटन। अरे मालूम भी है इन 5 उंगलियों से 5 तरह के रस होते हैं और 5 तरह के तत्व होते हैं। आपको तो 5 उंगलियों से रस कहाँ निकल रहा है, सब चीजें महसूस की जाती हैं। ठीक है, किसी को देखने पे लगता है कि कोई खींचा चला रहा है, वो तो लगता है यार कितना अच्छा है, कितनी अच्छी है। ठीक है, समझो चीजें, ये नहीं है परिभाषा अधूरी पढ़ के आए हो, पूरी हम कर देते हैं। जो शब्द संस्कृत के हैं, जन्मे नहीं के हैं, लेकिन समय अंतराल के कारण
अंतराल के कारण अपने रूप और वर्तनी में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके अपने अर्थ को ना छोड़ते हुए हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। यह है पूरी परिभाषा। संस्कृत के हैं, समय अंतराल के कारण सिर्फ उन्होंने अपना रूप थोड़ा चेंज किया और अपनी लिखाई चेंज की, लेकिन अर्थ वही रहा। ठीक, करके देख लो, प्रैक्टिस कर लो, अपने आप पता चल जाएगा। संस्कृत में हमने बोला, जैसे ये हमारा हो गया तत्सम और ये हमारा हो गया तद्भव। अब अगर हस्त बोलते हो, ये तब्दील हो गया हाथ। देखो, वर्तनी में थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, अर्थ नहीं बदला है। जैसे आपने बोला दुग्ध, दूध, अग्नि, आग। ठीक, जैसे अक्षर तो आखर। इसी तरह से जैसे आप लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, क्षेत्र, खेत, ठीक, कार्य, काम या काज। कुछ बातें समझ में आई? बिल्कुल नहीं आई। दोनों एक ही अर्थ दे रहे हैं, लेकिन अपना रूप बदल दिया और अपनी वर्तनी बदल दी, लेकिन थोड़ा बहुत, पूरा पूरा नहीं, थोड़ा बहुत बदलेंगे। ठीक, यहां आपने कहा गज, यहां कहा आपने हाथी। ठीक, हाँ, कुछ चीजों के पूरे बदलेंगे, सारे नियम लागू नहीं होते व्याकरण में। बताया था ना, प्योर कुछ नहीं है धरती पे, प्योर कुछ नहीं है। ठीक है, अभी तो आप लोगों ने अपवाद नहीं पढ़ा है। अभी हम पूछेंगे अपवाद किसको कहते हैं? जो अपने वर्ग से अलग हो। नहीं, ठीक है, तो आशीर्वाद इसमें आता है। तद्भव बना सकते हो, दुआ, दुआ, दुआ बदुआ। ठीक, चलिए, तो ये बातें समझ में आ गई। ये तो लिखा होगा आपके बुकलेट में सब। ठीक है, दोनों तरफ के शब्दों का अर्थ एक ही है, लेकिन इनका रूप और वर्तनी अलग अलग है, बस। ठीक, अब आते हैं एक और चीज, तद्भव शब्द पहचानते कैसे हैं, ये जानना है। ठीक, तद्भव बताते हैं। तद्भव शब्द की पहचान बताओ भाई, क्या होती है? सबसे ज्यादा जो चर्चित है वो बोलो। सिर्फ अनुस्वार और चंद्र बिंदु, इसके अलावा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। दो व्यंजन तो हम तुम्हें यहाँ पे लिख देते हैं, गुड्डा, और यहाँ लिख देते हैं उज्जवल। दिल्ली, ये तत्सम है सारे, ये तत्सम है, ये तद्भव है। एक ऐसा नियम बोलो जिसपे कोई ना बोले। ठीक है, हर किसी का तत्सम तद्भव नहीं होता। हाँ, नहीं, स्पष्ट बोलो क्या बता रहे हो। 80% ना, 20% दुनिया में हर किसी का तत्सम का तद्भव वैसे ही यूज होता है, वैसे ही प्रयोग होगा। ठीक है,
यही तो प्रकृति का नियम नहीं सीख पाते हो। 100% कोई प्योर नहीं होता बेटा। हाँ हाँ, ठीक है। तो बहुत सारे चीजों के तद्भव नहीं बनते हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जब पढ़ेंगे तब। तो हमको तो पेपर में नंबर निकालना है कि हमको कहीं उपाधि आचार्य की लेनी है ना। तो अनुस्वार और चंद्रबिंदी, ये हमारे शब्द तद्भव के होते हैं, फिक्स है ये। जैसे किसी ने कहा गंगा, चंचल। अब जैसे किसी ने कहा गांव, जैसे मुंह, तमाम शब्द पढ़ेंगे तो अपने आप मिलेगा। ठीक, तो चंद्रबिंदी अनुसार फिक्स है। ये क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि तद्भव का चिन्ह क्या होता है, तो चंद्रबिंदी और अनुस्वार। ये तत्सम का चिन्ह नहीं है, ये तद्भव का चिन्ह है। तो ये तो हो गया हमारा इसका। अब वो क्वेश्चन जो मैंने प्रश्न देखा है, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा है, वो बताइएगा, तब उसकी लाइन लिखवाएंगे। एक क्वेश्चन आया, तद्भव शब्द बताइए। पहले सुन लो, तद्भव शब्द बताइए। ग्राम, अश्रु, किताब, वृक्ष। आपको पता होना चाहिए किताब विदेशज है, वो तद्भव में क्यों है? ये तो विदेशज है। नहीं, अरे आप तद्भव पढ़ रहे हैं, विदेशज थोड़ी पढ़ा रहे हैं। ये विदेशज है, तद्भव नहीं है। तो फिर आपने आंसर ये क्यों बोला? हाँ, मेन बात पे रहिए, यहाँ किसी का उत्तर मत दीजिए। क्वेश्चन यही है कि तद्भव शब्द बताइए, तो ये तो तत्सम है, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, ये विदेशज है। तो इस विदेशज को आपने तद्भव क्यों बोला? रीजन? बोलने में आसानी नहीं, इसका सिर्फ एक नियम है। तद्भव में देशज, विदेशज और तद्भव तीनों के शब्द काउंट होते हैं। विकल्प में यदि मूल तद्भव शब्द ना हो तो हम विदेशज को भी तद्भव मान सकते हैं। अगर मूल तद्भव ना हो तो देशज को भी तद्भव मान सकते हैं। और यदि मूल तद्भव है तो फिर ना देशज लगाएंगे ना विदेशज लगाएंगे, जो है वो लगाएंगे। ये प्रश्न आप देखिएगा, आपको जवाब मिलेगा। ठीक है, उसी राजपाल की किताब में भी दिखा देंगे, जिसको आप लोग सीने से लगाए घूमते हो ना, तो ये समझ में आया होगा। ठीक, तो इसकी लाइन जो है वो लाइन क्या है कि तद्भव में देशज, विदेशज और तद्भव तीनों के शब्द आते हैं। ठीक, प्राथमिकता पहले तद्भव को देंगे, तद्भव नहीं है तो देशज देंगे, देशज नहीं है तो विदेशज देंगे। इसके क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, क्वेश्चन दिखाते हैं तो आपको ये समझ में आएगा। यही वो लाइन है जो आपको सीखनी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे तद्भव शब्द बताइए, जैसे उन्होंने दिया पुत्र, शिक्षा और चादर, लोटा। अब इसमें तद्भव कौन है?
ये चीज सीखनी बहुत जरूरी है। ये हमारा विदेशज है और ये हमारा देशज है, ठीक। और ये हमारा तत्सम है, ये हमारा तत्सम है, ठीक है। लेकिन अभी मैंने क्या बोला, अगर दोनों खड़े हैं तो प्रोइटी, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन, तद्भव शब्द बताइए। तो जैसे गृह, आदमी, खिड़की और आंख। अब इसमें तद्भव कौन? तो देखो, ये तुम्हारा देशज, ये तुम्हारा तत्सम, ये तुम्हारा विदेशज और ये तुम्हारा तद्भव। तो जब मूल तद्भव मौजूद है तो हम, ये है, ये वो लाइन है जो किताब में नहीं लेकिन क्वेश्चन में है, आप चेक कर लीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। तद्भव अलग चीज है, विदेशज अलग चीज है और देशज अलग चीज है। लेकिन तद्भव में इसका सिर्फ एक ही कारण है, आम बोलचाल की भाषा में हम देशज, विदेशज और तद्भव तीनों के शब्द प्रयोग करते हैं, इसलिए तद्भव में तीनों की गणना होती है। डबल होते हैं, ये नहीं होता। चंद्रबिंदी ये लग जाते हैं, ये नहीं होता। आई बात समझ में? जरूरत पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर। ये लाइन आप यहां कोड कर लीजिएगा। आम बोलचाल की भाषा में देशज, विदेशज और तद्भव के शब्द प्रयुक्त होते हैं। होते हैं, इसलिए प्रश्न के आधार पर तद्भव तीनों को मान सकते हैं, तीनों को मान सकते हैं। आई बात समझ में? कोई और चीज पूछनी हो पूछ लीजिए। तद्भव तत्सम क्लियर है सभी को? कोई ऐसी चीज जो लाइन मैंने लिखी हो, आपको मैंने पढ़ाया हो और आया ना हो, ऐसी चीज कोई लाइन लिख दी है, सिर्फ केवल कान ने सुना, दिमाग और दिल ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसी कोई चीज है? क्लियर, समझ में आ गया ना? फिर क्वेश्चन लगाइएगा तो फिर मुझे बताइएगा। अब आते हैं देशज की बारी, ठीक है। मैंने इसीलिए आप लोग को पता है ये वाली लाइन आपको पहले बोला था, ये वाला याद रखना, आम बोलचाल। ये आम बोलचाल का नियम जो है वो देशज तक काम करेगा। वो वीडियो डाल देंगे सब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाके देखो, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो साफ कहते हैं, हाथ कंगन को वार सीखे और पढ़े लिखे को फार सीखे, ठीक है। तो जितना आप चेक करेंगे उतना आपके लिए सुविधाजनक रहेगा। अगली हेडिंग है हमारा देशज। देशज किसको कहते हैं? है? अपने यहाँ के शब्द मतलब? एक बच्चे ने इसने बोला लोकल, लोकल अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में बोलो उसको क्या कहते हैं? क्षेत्रीय बोली बेटा, बिल्कुल सही, क्षेत्रीय। ठीक, आप लोग की मातृभाषा क्या है? मातृभाषा हिंदी है?
तुम लोग 3 वर्ष की आयु से हिंदी सीखते थे? सब लोग ने हिंदी सीखी अपने घर में? वाओ, क्या ज्ञान है, बेसिक नॉलेज। साली भी मजाक किया, भाभी भी मजाक किया, बहर वाली भी मजाक किया। हाँ, तुम्हारी मातृभाषा तुम्हारी अपनी क्षेत्रीय बोली है, और अगर वो क्षेत्रीय बोली हिंदी के 18 बोलियों में हुई तो वो भी तुम्हारी मातृभाषा है। ऐसे समझो, माँ तो माँ है ही है, लेकिन उसकी बहन भी तुम्हारी माँ जैसी। तो अगर क्षेत्रीय बोली 18 हिंदी की बोलियों से संबंधित है तो पहले मातृभाषा तुम्हारी क्षेत्रीय बोली। क्योंकि 3 वर्ष की आयु में तुमने क्या सीखा था? डायरेक्ट हिंदी? डायरेक्ट हिंदी नहीं ना, क्षेत्रीय बोली। कोई अवध से आया, कोई कन्नौज से आया, कोई बुंदेलखंड से आया, तो जिसने बुंदेली सीखी, अब क्योंकि बुंदेली 18 बोलियों में आती है, तो पहले नंबर पे मातृभाषा बुंदेली। अब बुंदेली हिंदी का पार्ट है, तो हिंदी भी हमारी मातृभाषा। बड़ा अच्छा ज्ञान है, बढ़िया है। क्या बता रहे हो? वो भी आती है, ठीक। तो है, मगर मातृभाषा हिंदी है, क्यों है? रीजन पता है? अधूरा ज्ञान लेके फिर रहे हो। तुमने 3 वर्ष की आयु से परिवार में क्या सीखा था बेटा? डायरेक्ट हिंदी। तो फिर हम मेरे घर में बिहारी बोली जाती है, ठीक है। तो हमने 3 वर्ष की आयु से जो अपने घर में वातावरण में देखा, मेरे मम्मी पापा दादा दादी मेरे सब भोजपुरी बोलते थे, तो मैंने 3 वर्ष की आयु से सारी भोजपुरी हम लोग बोलते थे। अब डीप में नहीं पूछता, लेकिन पता तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। डेप्थ ये नहीं कहता है कि हमको ज्ञान नहीं होना चाहिए, गहराई ये हमसे नहीं कहती है कि कहाँ आएगा, लेकिन हमको पता होगा तो उसका हम मर्म भी बता पाएंगे, ठीक है। तो किताब में तो सब दिया है, किताब में तो सब दिया है, टीचर नहीं है बताने वाला, सब दिया है, ठीक है। साफ साफ दिया है, बेसिक शिक्षा आयोग ने साफ साफ निकाला है कि हर बच्चे को आप उसकी मातृभाषा के द्वारा उसकी कक्षा में बिठा के पढ़ाएंगे, साफ साफ दिया है नियम। टीचर मेरा क्वालिफाई है, सब करके बैठे हैं, ठीक है। नौकरी वोकरी सब डिग्रियां सब धरी हैं, मगर ज्ञान किताबों से तभी मिलेगा जब उसे आप आत्मसात करेंगे, ऐसे नहीं। खैर, तो बात इसकी करते हैं। यहाँ देश का मतलब जानते हो क्या लिया गया? देसी। देसी पौवा नहीं, देसी मतलब क्षेत्रीय, ठीक। तो यहां लिखेंगे क्षेत्रीय या ग्रामीण अंचल। अंचल मतलब होता है भाग, अंचल से संबंधित शब्द, बस यही इसकी परिभाषा। संबंधित भाषा या शब्द, ये बस इतनी इसकी परिभाषा है। तो अब इसमें आपसे पूछेगा 6 देशज में कौन कौन आती हैं, तो सीधे सीधे लिखिएगा हिंदी की 18 बोलियों के शब्द। ठीक, 18 बोलियों के शब्द किसके आएंगे? 18 बोली। 18 बोली तो आप लोग को पता होंगे, ये तो आप लोग उसमें भी पढ़ते हैं, कानून वाले में भी पढ़ते हैं ना, ठीक। तो संविधान जब पढ़ाया जाता है तो आप लिख देंगे देशज में हिंदी की 18 बोलियों के शब्द आते हैं। और किसी बोली को क्यों नहीं लिया गया, इसका रीजन दो। क्योंकि हम व्याकरण किसका पढ़ रहे हैं, तो हम किसकी बोली पढ़ेंगे? हिंदी की। हिंदी की 18 बोलियों के शब्द,
ठीक, इतनी बातें समझ में आई, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब एक और चीज, देशज शब्द में कभी भी ज्यादातर सिर्फ प्रत्यय लगते हैं, ज्यादातर उपसर्ग का प्रयोग ना के बराबर होता है, करके देख लीजिए। और देशज शब्दों में संधि प्रक्रिया नहीं होती, ये याद रखिएगा। दो चीजें, देशज शब्दों में संधि नहीं मिलेगी और उपसर्ग नहीं मिलेंगे, प्रत्यय मिलेंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो जैसे आपने अगर कहा देशज में, इसका देशज का लक्षण लिख लेते हैं, देशज शब्दों के लक्षण। कोई एक दो पहचान बता दो, है? नहीं, पहचान बताओ, पहचान, पहचान। ड़ा, ड़ी, इया प्रत्यय, इया प्रत्यय, ये पहचान है इसकी, ड़ी, इया प्रत्यय। और सबसे ज्यादा शब्द मिलते हैं तवर्ग, तवर्ग और पवर्ग के, अक्षरों की अधिकता, ये पहचान है। अब ये एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, देखते रहिएगा। जैसे चिमटा, लोटा, किवाड़, खिड़की, जूता, ठीक है। उसके बाद जैसे छाता, ठेला। आपको हैरानी होगी, हाई स्कूल के पेपर में उन्होंने क्वेश्चन पूछा आयोग ने, मूस किसको कहते हैं? एक ने बोला चूहा, बच्चा ऐसे कहे मूस किसको कहते? अब हाई स्कूल का बच्चा इतना डेप्थ में कहां पढ़ा है, वो कहते हम इतनी गहराई में क्यों पढ़े हैं? अरे यही बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो मूस, ये जितना, जैसे थैला, है ना, ये सब इसी में आते हैं, इसी में सारे शब्द आते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो टवर्ग आपको ज्यादा मिलेगा, राड़ी, बुढ़िया, है ना, बिटिया, है ना, जितने भी, जैसे भी आप कोई भी बनाएंगे, जैसे झोपड़ी, ये सब आपका किसमें चला जाता है? राड़ी और इया प्रत्यय। कोई भी बना लो बेटा, तमाम शब्द है, ठीक, जब पढ़ोगे तो आ जाएगा। तो उसका मेन लक्षण ये तीन है, मेन लक्षण ये है, ठीक। तो अब बात करते हैं आगे, वो तो आगे लिखा ही चुके हैं, वो तो हम बता ही चुके हैं एक लाइन में, ये देखो ये लिखा हुआ है, नहीं लिखा है फिर यहां लिखे, वो तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब आते हैं अगली चीज, दूसरी चीज करते हैं। इन्होंने कहा था एक बच्चे ने कि आधे अक्षर आएंगे तो कैसे पहचानेंगे, हम तद्भव लगा देंगे, नहीं, सीधे सीधे अगर किसी शब्द में आधा अक्षर हो, हलंत वाला अक्षर हो, तो यदि आम बोलचाल का है तो वो देशज है या तद्भव है, और अगर आम बोलचाल का नहीं है तो वो तत्सम है, ठीक। दिखाते हैं, गुड्डा हलंत वाला, बच्चा आधा अक्षर, ठीक, तत्सम कर दें। आम बोलचाल का शब्द है, आम बोलचाल का होने के कारण चाहे देशज बोलो या तद्भव बोलो, ठीक। लेकिन अगर यही ऐसे बोला जाए, उद्भव, सज्जन, तो ये आम बोलचाल का ना होने के कारण तत्सम, मतलब ये लाइन सरासर आपको डुबो देगी कि आधा अक्षर है तो तत्सम है। क्या देखना है?
आम बोलचाल का अगर है तो फिर वो तद्भव है या देशज है, ठीक। लेकिन आम बोलचाल का नहीं है, रेयर प्रयोग करते हैं। जैसे दुग्ध लिखा होता है तो कहीं कहीं बस गाड़ियों में और पैकेट पे लिखा होता है, ठीक है। लेकिन दूध डेली प्रयोग होता है, पानी डेली प्रयोग होता है, गमछा अंगोछा डेली प्रयोग होता है। डेली प्रयोग वाला है तब तो भैया वो हमारा या तो देशज है और या तो तद्भव है। डेली प्रयोग नहीं है, पानी तद्भव है, जल तत्सम है, उसके आप पर्यायवाची बनाते जाओ। इसी ज्ञान को तोड़ना है, इसी ज्ञान को रोकना है, ठीक। क्योंकि कवियों ने अपने भाव को प्रस्तुत करने के लिए अलग अलग बोलियों के आधार पर शब्द पर्यायवाचियों का प्रयोग किया है, ठीक है। तो वो चीजें जब आप लगाएंगे तब पता चलेगा। क्योंकि एक व्यक्ति ज्यादा 1 घंटे में बहुत आप पूछते रहिए तो ज्यादा 20-30 प्रश्नों का जवाब दे देगा शब्दों का। जब आप उसे शीट पे लगाएंगे तो एक ज्ञानवान शिष्य का लक्षण क्या होता है, हमको टीचर ने बताया, हमें उसे परख लेना है। अगर हम परख लेते हैं तो हम सही पारखी हैं, नहीं परखते हैं हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। एक ऐसा भी शिष्य होता है ना, एकलव्य के बारे में सुना है, हमारे जीवन में ऐसे ही रहा है। हमें कोई टीचर हिंदी पढ़ाने वाला नहीं मिला, जब भी लेके किताब खड़े होते थे तो लोग ये कहते जाओ ये पेपर में नहीं आएगा, फालतू पढ़ती हो, कहाँ जाना है, डिग्री लेनी है। तब लगता था कि डिग्री लेनी है, अब डिग्री लेनी, और इतनी डिग्री लेनी है कि सारी हिंदी की या सारी संस्कृत की किताबें सारी हल्की हो जाए बच्चों के लिए, तभी ये लैंग्वेज बनी। ये लैंग्वेज किताब की नहीं है। तो कीजिए, सीखिए, सिखाते हैं, रटाने नहीं आते बेटा। इस क्लास में आप लोगों को क्या करने आते हैं, सिर्फ सिखाने आते हैं। सीख जाओगे किसी चीज को भी, कोई भी प्रश्न अगर पूछ रहा है तो जवाब दे लोगे। नहीं सीखोगे तो वही कबड्डी खेलोगे, अच्छा इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। तो ये कॉन्सेप्ट बंद कर दीजिए। ये कॉन्सेप्ट तो तब है जब आपने पढ़ा और नहीं आ रहा है तो पूछिए, हम बता देते हैं। अब नीर बोलोगे तो नीर हमारा तद्भव माना जाता है, तत्सम नहीं माना जाता, क्योंकि नीर हम लोग ने कविताओं में ज्यादातर ब्रज और अवधि की बोलियों में देखा है। आई होप जवाब मिल गया होगा। जवाब हम सब दे लेते हैं लेकिन समय के साथ। तो ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो आधा ये समझ में आ गया, एक लाइन जरूर लिख लेना कि उपसर्ग और क्या कहते हैं संधि का प्रयोग हम लोग देशज में नहीं कर सकते। ये बात याद रखना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हम जितना बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं वो सब क्वेश्चन हमको पेपर में दिखने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारी टेलीपैथी उनके साथ जुड़ी हुई है, जो भी बैठता होगा। अगर कहीं विद्वान बैठ गया तो फिर वही क्वेश्चन आ जाता है। हमने कभी रेफ के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनाए थे, आज हमें वो सारे क्वेश्चन दिखते हैं, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, संधि और उपसर्ग का प्रयोग ज्यादातर नहीं होता, कहीं भी देख लीजिएगा, ठीक। अब आते हैं विदेशज पे, विदेशज की बात करते हैं। विदेशज का कोई और नाम बोलो जो आपने आगे वर्णमाला में पढ़े हैं, वर्णमाला में कई बच्चों ने पढ़े। विदेशज का दूसरा नाम बोलो, विदेशज किसको कहते हैं। नहीं, बोलना तो पड़ेगा, ये तो गलत बात है। जब पढ़ेंगे तभी तो सीखेंगे, बोलना तो आना चाहिए भाई। ये हमारी ही दुनिया है, इसमें कोई विद्वान नहीं है, इसमें कोई ज्ञानवान नहीं है। या आपको परख होनी चाहिए कि हमने ये पढ़ा है तो देखो हमने आधा पढ़ा है, ये तो बेटा होना ही चाहिए। विदेशज का दूसरा नाम बोलो, आगत, ठीक बेटा, आगत। और एक बोलो, एक और वर्णमाला की क्लिप देखी है सबने, गृहीत। मतलब अगर पेपर में वो ये दे दे कि विदेशज कौन से हैं, ये ना दे, ये तुम्हें समझ में आएगा। अगर वो कह दे आगत शब्द कौन से हैं तो भी याद रखना विदेशज, गृहीत कौन से हैं तो भी याद रखना विदेशज, ठीक। अब एक क्वेश्चन आता है कि हिंदी में लगभग कितने शब्द विदेशज हैं। लगभग 10,000, लगभग जरूर लगाइएगा, लगभग 10,000। तो विदेशज की पहले परिभाषा लिख लेते हैं, ठीक है। हिंदी के वे शब्द जो किसी दूसरी
भाषा के शब्द हैं, उन्हें विदेशज कहते हैं। कहते हैं, यही लाइन है और यही इसका नाम है, ये याद रहेगा। अब इसमें कौन कौन आते हैं? अरबी, खाना वाना नहीं, अरबी, फारसी, तुर्की, जापानी, पुर्तगाली, चीनी, स्पेनिश, डच। ठीक है, तो विदेश से जाते हैं शब्द, तुर्की इसके शब्द आएंगे, जापानी इसके शब्द आएंगे, और सबसे ज्यादा आता है पुर्तगाली। पुर्तगाली, अंग्रेजी, चीनी, हाँ पश्तो भी आता है बेटा। अखरोट बोलते हो? अखरोट कितना अच्छा होता है, एक अच्छा बादाम होता है बोला जाता है, ठीक है, तो वो पश्तो शब्द है, ठीक है, पश्तो। एक उर्दू आपकी हिंदी से जुड़ी है, उसको विदेशी में नहीं गिनते, ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके शब्द कैसे पहचानेंगे, तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन मैंने कुछ चीजें अपने अनुभव पे सीखी है, वो हम आपको सिखा सकते हैं, जो मैंने सीखा है। मैंने जब अरबी शब्दों का अध्ययन किया है, तो मैंने देखा है अरबी के शब्दों में ज्यादा जो शब्द मिलते हैं, अरबी के शब्द कैसे पहचानोगे, अब ये मत कहना 100%, क्योंकि ये हमारा अपना ज्ञान है, उसमें आपको क अक्षर ज्यादा मिलेगा, अ मिलेगा, ई मिलेगी, ह मिलेगा, और म मिलेगा, ठीक है, और इसके साथ और मिलेगा श, ये वाला, ये अक्षर ज्यादातर मिलेंगे। आप इसे ट्राई करिएगा, जितने शब्द पढ़ोगे इसको दिखाई देगा। जैसे आपने देखा होगा, ये इन अक्षरों की अधिकता, इन अक्षरों की अधिकता, अब क्योंकि सारी बातें आपकी कॉपी में लिखी हुई हैं, आपको सिर्फ सीखना है यहाँ पे। जैसे हमने कहा कुर्सी, तो आपको पता होना चाहिए कुर्सी हमारा अरबी है। किताब, एक अखबार, औलाद, औजार, औ भी आता है, इल्म, इल्म मतलब शिक्षा, इतवार, ठीक, और जैसे हैजा, ये पेपर में आया है, मुहावरा, ये आया है मौसम, ठीक, ये अब आप जब अध्ययन करेंगे ना, तो ये अक्षर आपको ज्यादा मिलेंगे, ये मैंने देखा है अरबी में। अरे लगा लो भाई, किसमें लगा के रहना इल्म में, ठीक है, अभी सिर्फ बता रहे हैं, बर्तनी बताएंगे तब उसमें आना, ठीक, अभी शब्द सीखो। ये बातें समझ में आ गई होंगी, इनको आप पढ़िएगा तो मुझे बताइएगा कि इनके नहीं मिलते, बहुत मिलते हैं। इल्जाम, ठीक, जैसे और भी बहुत सारे, इंतजाम, ठीक, इलाका, इस तरह के मतलब बहुत सारे मिलेंगे आपको, करतूत, ठीक, तो ये सारी चीजें। तो अब ये वाली लाइन तो कहीं मैंने देखी नहीं, लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमको ये चीजें दिखाई देने लगती हैं। इसी तरह फारसी के कुछ अक्षर हैं, फारसी के भी अक्षर बाकी के तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। जैसे 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर हमारा फारसी है। तो फारसी की बात कीजिए, फारसी में ज, प, ग और स, ये ज्यादा लगता है, और र, ये शब्दों की अधिकता है, इन शब्दों की अधिकता।
ठीक, तो ये बातें समझ नहीं होंगी। अब जैसे कहते हैं रंग, ठीक है, अब जैसे कहते हैं जलेबी, जैसे कहते हैं फिजा, ठीक है, गजल, हाँ भाई वो सब भी लगा लो, सरकार आदि। अब बहुत सारे हैं, पढ़ के आना तो बताना। तो आई होप कि ये इतनी यात्रा समझ में आई होगी। आज आपने क्या क्या सीखा? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। विदेशज अभी पूरा नहीं हुआ है, इसे कल की क्लास में कंटिन्यू करके उत्पत्ति भाषा, तो ऐसे शब्द हमारे, तो की यात्रा रही, आगे की यात्रा हम लोग कल करेंगे हिंदी के। लक्ष्मी शर्मा को सुपर 100 के इस बैच से विराम दीजिए। जय हिंद, जय भारत। करा दें।